गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? शेप ऑफ द सेल्स। ठीक है, शेप ऑफ द सेल्स। सो शेप ऑफ द सेल्स में हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। प्लीज़ अपनी अपनी बुक्स खोल कर आप साथ साथ में पढ़ें जो मैं बोल रही हूँ। यू मे से दैट द शेप ऑफ शेप अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। यहाँ पे लिखा है अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अमीबा को आप आप किसी भी तरह बना सकते हैं, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो है वो डेफिनेट शेप होती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। अमीबा जो है वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। कह रहे हैं कि जो अमीबा की जो ये होती हैं प्रोजेक्शंस जो होती हैं, इनको प्रोजेक्शंस कहते हैं। ये प्रोट्रूड आउट हो रही हैं, ठीक है, प्रोट्रूडिंग प्रोट्रूडिंग प्रोजेक्शंस। इन प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? सीडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडोपोडिया, एज यू लर्नड इन क्लास 7th। These projections appear and disappear as amoeba moves or feeds। कह रहा है कि ये projections अपीयर भी होती हैं, डिसअपियर भी होती हैं, जैसे जैसे अमीबा जो है वो मूव करता है और फीड करता है। देन उसके बाद जो है शेप ऑफ सेल्स में बताया गया है कि जैसे हमारी बॉडी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स हैं। हमारी बॉडी में जो है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यू बी सीज। ये डब्ल्यू वाइट ब्लड कार्पसल्स होते हैं जो कि हमारे ह्यूमन ब्लड में पाए जाते हैं। तो एक जो क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। सो राइट आंसर इज द वाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, वाइट ब्लड कार्पसल ये ह्यूमन ब्लड में पाए जाते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है जो कि अपने शेप्स को चेंज कर लेता है। ठीक है, शेप को चेंज करता क्यों है? अगर ये पूछ लें कि करता क्यों है, क्योंकि उसको किसको मारना होता है? पैथोजेंस को मारना होता है। ठीक है, ये हो गया आपका डब्ल्यूबीसीज। कह रहा है कि वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। कह रहे हैं कि वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसीज होता है ह्यूमन ब्लड में, वो जो है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। What while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence। पर कह रहा है कि अब इसके जो ये जो अमीबा होता है ये फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ये इतना कैपेबल होता है कि अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को कायम रख सके, यानी कि वो एक ही सेल जो है वो सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर देता है। What shape would you expect in the organisms with millions of cells? Shows different cells as blood, muscles, nerve cells of human beings. The different shapes are related to their specific functions। कह रहा है कि जैसे ब्लड मसल नर्व सेल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, तो कह रहे हैं कि डिफरेंट शेप्स जो हैं वो रिलेटेड करती हैं स्पेसिफिक फंक्शन को। यानी कि जैसे अगर ब्लड है तो इसका अपना काम है, मसल्स हैं तो इनका अपना काम है बॉडी में, नर्व सेल्स हैं तो इनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। उसके बाद कह रहे हैं कि सेल्स जो हैं वो कैसे होते हैं? राउंडेड होते हैं, ठीक है, गोल होते हैं। जैसे ये दिख रहे हैं आपको, इसमें आरबीसीज में राउंडेड स्फीरिकल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है, राउंडेड होते हैं, स्फीरिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, सम सेल्स आर लॉन्ग, कुछ सेल्स लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं बोथ एंड्स की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें, यहाँ पे ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ स्पिंडल सेल्स होते हैं, ऐसे बुक में बने होंगे। ठीक है, स्पिंडल सेल होते हैं, तो इनका जो ये एंड्स हैं ये पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ सेल्स के एंड्स जो हैं वो पॉइंटेड होते हैं, कुछ सेल्स स्फीरिकल होते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स जो है ब्रांच्ड होते हैं, जैसे न्यूरॉन का सेल है, ठीक है, नर्व सेल है। तो ये सारे सेल्स हैं जो कि शो करते हैं अपनी शेप्स को। ठीक है, नर्व सेल का क्या फंक्शन होता है? अगर कोई पूछ ले आपसे कि नर्व सेल जो हैं, ये जो नर्व सेल है इनका क्या फंक्शन होता है? ये मैसेज को रिसीव करते हैं, ये मैसेज को रिसीव करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं, ये इनका फंक्शन है। जैसे ही ये मैसेज को रिसीव करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हेल्प करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं किसको? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को। देन उसके बाद कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड। ये जो है ये कल वाला है, ये पढ़ा दिया है, यहाँ से शुरू है आपका नेक्स्ट साइज ऑफ सेल्स।
साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी स्मॉल। कह रहा है कि साइज जो है सेल्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइज जो है वो स्मॉल भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, स्मॉल इतना हो सकता है कि उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम उसको चीज़ को नहीं देख सकते। जो बहुत स्मॉल चीज़ होती है उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और उसको मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। कह रहे हैं कि एक स्मॉलेस्ट सेल का साइज कितना है, बैक्टीरिया में बताया गया है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। और जो लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट जो सेल है उसकी मेजरिंग बताई है 170 टू 130 mm। ये क्या चीज़ है, ये एग है ऑस्ट्रिच का। ये क्या है, एग है ऑस्ट्रिच का। ठीक है जी। नेक्स्ट, इन द एलिफ सेल्स, जस्ट वेट। कह रहे हैं कि जैसे आपने साइज जो है सेल्स का, वो सेल्स का जो साइज होता है वो ऑर्गेनिज्म के साइज के साथ कंपेयर नहीं करना है। यानी कि अगर आप बोलोगे कि एलिफेंट बहुत बड़ा है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एलिफेंट और रैट, तो दोनों के अगर मैं बोलूँ कि इनमें सेल्स की शेप कैसी होगी, तो आपने ये नहीं बोलना कि एलिफेंट है बहुत बड़ा है तो इसके सेल्स भी बहुत बड़े बड़े होंगे, रैट है तो उसके सेल्स भी बहुत बड़े, उसके सेल्स बहुत छोटे छोटे होंगे। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हम साइज के ऊपर नहीं जाएंगे, हम सेल्स सेल्स के साइज के ऊपर जाएंगे। तो सेल्स का साइज जो है ऑर्गेनिज्म के साइज के ऊपर नहीं जाना। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है इसमें। तो कह रहा है कि एलिफेंट और रैट के जो सेल्स होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। और कहता है कि जैसे उसमें एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने कि एलिफेंट और रैट के जो नर्व सेल्स होते हैं वो एलिफेंट और रैट में लंबे होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। समझ आई? एलिफेंट और रैट में जो सेल्स होते हैं, जैसे नर्व सेल्स होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, वो जो है वो लॉन्ग होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, उनका फंक्शन भी सेम होता है। अभी अभी बताया क्या फंक्शन होता है नर्व सेल्स का। नर्व सेल्स का क्या फंक्शन होता है, मैसेज को रिसीव करना, ठीक है, और ट्रांसफर करना और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें जो है you have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7th about the digestive organs which together constitute the digestive system. Each organ in the system perform different functions such as digestion, assimilation, absorption. Different organs of the plant perform specific specialized function. For example, roots helps in the absorption of water and minerals. तो इसमें क्या बताया गया है कि आपने जो है वो 7th क्लास में ये पढ़ा है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में, जो कि इकट्ठे होकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। हर एक ऑर्गन जो है वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे कि डाइजेशन को, असिमिलेशन को, ठीक है, एब्जॉर्प्शन को। डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं प्लांट के वो भी स्पेसिफिक और स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो कह रहा है कि जो पौधों की जड़ें होती हैं वो हेल्प करती हैं पानी की और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के लिए। पत्ते जो हैं, जो है जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ा कि पत्ते जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। हर एक ऑर्गन जो है वो फर्दर छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना है, जिनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। एक टिश्यू क्या है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। व्हाट इज टिश्यू? अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू कैसे बनता है बच्चे? पहले सेल्स होते हैं, सेल होता है, एक सेल होता है, ठीक है। एक सेल से बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स बनते हैं। तो ये सेल है और ये क्या है, टिश्यू है। तो एक सेल जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएं और एक ग्रुप बना लें तो उसको क्या कहते हैं, टिश्यूज़। इसको क्या बोलेंगे, टिश्यूज़ बोलेंगे इसको, ठीक है। सो ये आपको आई होप सो समझ आया हो। अ टिश्यू ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, ठीक है। ऑर्गन जो है वो किससे बना होता है, टिश्यू से बना होता है, ठीक है। द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। देन उसके बाद है पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल आर सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि बेसिक कंपोनेंट जो है सेल का वो सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो बनाई है अभी सेल मेम्ब्रेन है।
और इसके बीच में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है। ये जो ड्रॉ कर रही हूँ अभी डॉट डॉट, ये साइटोप्लाज्म है। चलिए बताइए ये क्या है? यस, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? यस, न्यूक्लियस। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ये सेल, इसमें सेल के पार्ट्स हैं, ठीक है। सो देखिए, कह रहे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो बताया ना अभी आपको डायग्राम बना के कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम वन अनदर। ये मेम्ब्रेन ही होती है जो कि सेल को दूसरे सेल से जो है वो अलग करती है। एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। आगे है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लास्ट में लिखा है द प्लाज्मा। इसके आगे पेज पे लिखा है द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल। कह रहा है कि जो ये मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पोरस होती है, पोरस होती है ये, इसके बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो मेम्ब्रेन बनाते हैं ना हम ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच में पोर्स होते हैं, पोरस होती है ये, पोर्स होते हैं और पोर्स के थ्रू मटेरियल अंदर जा भी सकता है और सेल के बाहर भी चला जा सकता है, ठीक है, जा सकता है। अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि इनवर्ड अंदर की तरफ को भी, सेल के अंदर की तरफ को भी मटेरियल आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और आउटवर्ड बाहर की तरफ को भी जा सकता है, ठीक है जी। ये उसके बाद है द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल। आपने क्या क्या करना है कि जैसे माइक्रोस्कोप होता है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो है हम देख पाते हैं किसको? प्याज के छिलके को। प्याज का जो बाहर कवर होता है उसको तो हम निकाल देते हैं, फिर प्याज में जो है इस तरह से जो है अनियन होता है, ठीक है, अनियन। तो आपने कभी ध्यान दिया हो कि जो अनियन के ये हिस्से होते हैं, ये इंटरनल होते हैं, इनमें से ना एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, वाइट कलर की निकलती है, उसको, उसका थिन सेक्शन लेना है और उसको ना माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है आपने। तो आपको ना ये व्यू दिखाई देगा, इसमें पूरा कंप्लीट ये चीज़ दिखाई देगी। इस तरह से आपको सेल्स दिखाई देंगे, ठीक है, और सेल्स के बीच में आपको बहुत अच्छे से न्यूक्लियस दिखाई देगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? अनियन की पील का। तो बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन। कह रहे हैं कि जो बाउंड्री होती है अनियन सेल की, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये क्या चीज़ है? साइटोप्लाज्म है। सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन, the jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm। कह रहे कि जो साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है। उसके बाद you have learnt earlier that the cell membrane gives a shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in the cells of plants called cell wall। कह रहा है कि आप सबको तो पता ही है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल को शेप प्रोवाइड करती है, और सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक थिक लेयर भी सेल्स में प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। एडिशनल लेयर जो है, जो कि सराउंड करके रखती है सेल मेम्ब्रेन को, जी ठीक है, वो पौधों में प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। प्लांट सेल्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है अगेंस्ट वेरिएशंस, ठीक है। जैसे पौधे जो हैं तो उनमें सेल वॉल क्यों पाई जाती है? क्वेश्चन है कि पौधों में ही क्यों सेल वॉल पाई जाती है? क्यों? क्योंकि पौधों को जो है अलग अलग टेम्परेचर में जो है वो रहना पड़ता है। हाई विंड स्पीड होती है, मतलब जब हवा चले तो बहुत फास्ट फास्ट हवा होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा भी होगा कम भी होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए प्लांट्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दे आर एक्सपोज्ड टू द वेरिएशंस, ठीक है। तो ये सारा इसमें बताया गया है। सेल्स के जो लीफ पील है, ये तो हमने ऊपर जो स्लाइड देखी थी वो अनियन पील की देखी थी, तो कई जगह पे आप लीफ की पील निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेड स्कैंशिया, लोडिया, ये अलग अलग प्लांट्स हैं, इनके आप पील्स को देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये जो फिगर है ह्यूमन चीक सेल्स की,
ये आपने क्या करना कि अपना माउथ खोल के उसमें स्पून की हेल्प से चीक के ऊपर स्पून से वाइट मटेरियल इकट्ठा करना है। उसको स्लाइड के ऊपर रख के आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो आपको ये व्यू दिखाई देगा। उसमें न्यूक्लियस दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेल्स का। सेल क्या है, सेल के बारे में पता चला आपको। सेल में अब इसमें जो है वो ये साइटोप्लाज्म है जैसे, ठीक है, इसका मैंने आपको अभी जो है बताया कि ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेल की तरह सब्सटेंस होता है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। और भी कंपोनेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो कौन कौन से, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज हैं, राइबोसोम्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस बनाया है, ये इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, चलिए आइए देखते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। कह रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल का। ये जनरली क्या होता है, स्फेरिकल होता है, लोकेटेड सेंटर में होता है, सेंटर में लोकेटेड होता है। ये इसमें स्टेनिंग जल्दी हो जाती है, ईजिली हम इसको जो है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है, यानी कि न्यूक्लियस अंदर होता है और सेल ऐसे होता है, और इसके बीच में ये जो है साइटोप्लाज्म होता है। तो इसका मतलब जो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस सेपरेट हो गया किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस membrane is also porous and allows the movement of material between the cytoplasm and inside the nucleus। अब आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है, बाहर सेल हैं। तो कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें पोर्स, ये जो है न्यूक्लियर पोर होती है, इसमें पोर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इन्हीं पोर्स के थ्रू, ये जो पोर्स हैं और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, NM न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के मटेरियल को, ये जो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल है और ये साइटोप्लाज्म जो है, इसको सेपरेट करती है। कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ तक पता चला। अब कह रहा है कि ये जो हमने ऐसे न्यूक्लियस ड्रॉ किया था, इसमें पोर्स होती हैं, पोर्स होती हैं जो, जिन पोर्स के थ्रू जो बाहर का साइटोप्लाज्म का मटेरियल है वो इसके अंदर आ सकता है और न्यूक्लियस का जो है वो बाहर जा सकता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ये सारा काम करने देती है। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स होते हैं, और ये हेल्प करता है मटेरियल्स की मूवमेंट में। विद द